हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। और गाइस देखते हैं कि आज के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। अश्वीर सिंह का क्वेश्चन है, ये पूछे सर आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड फॉर इट आई लर्न कोर वेब डिजाइनिंग इंक्लूडिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड कैनवा, देन आई लर्न वर्डप्रेस। इज दिस साइकिल हेल्पफुल फॉर मी और नॉट? देखो, अभी के टाइम में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो डायरेक्ट आप वर्डप्रेस से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको एचटीएमएल सीएसएस सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जो पुराने वाले डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज होते थे जहाँ पर मॉड्यूल्स की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी कि 40-40 मॉड्यूल्स जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, 50-50 मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं। उसमें ये रहता था कि एचटीएमएल भी पढ़ा रहे हैं, सीएसएस भी पढ़ा रहे हैं, कैनवा का एक अलग से कोर्स और मॉड्यूल बनाकर पढ़ाया जा रहा है। आज के टाइम में उसकी ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग के थोड़े से फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए और जो मेन चीज़ें हैं जैसे वर्डप्रेस की थोड़ी सी समझ, एसईओ की समझ, गूगल एड्स, मेटा एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें और बिज़नेस की मैथ्स, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी इंटर्नशिप भी लग जाएगी और जॉब भी लग जाएगी। तो इस सीक्वेंस में अगर आप शुरुआत करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग मेरे अगर चैनल से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से कैसे सीखें, तो उसके ऊपर ना मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बनाया हुआ था। अगर आपको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी मेरे चैनल से, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, उनमें आपको कैसे शुरुआत करनी है, किन कोर्सेज को पहले देखना है, किन कोर्सेज को बाद में देखना है, कौन से वीडियोस को फॉलो करना है, उसका मैंने एक सीक्वेंस बनाया था। तो उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो उससे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है अर्जुन नेगी का, सर मुझे अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पब्लिश करने हैं और उसके थ्रू ट्रैफिक लाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लॉग के टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करें और कौन-कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं? प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो साइबर सिक्योरिटी टॉपिक्स पर एग्जांपल के साथ समझा दीजिए। देखिए, ब्लॉग जनरली आप तब क्रिएट करते हैं या ब्लॉग के थ्रू ट्रैफिक लाने की कोशिश आप तब करते हैं, जब आपको टॉप ऑफ द फनल्स के कीवर्ड्स को कैटर करने की ज़रूरत होती है। तो ब्लॉग से क्या होता है कि आप बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कैप्चर कर पाते हैं। टॉप ऑफ द फनल वाले इन्फॉर्मेशनल टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं या क्वेरीज हो रही होती हैं, उनके अगर आपको आंसर्स देने हैं तो उसके लिए आप ब्लॉग को जनरली यूज करते हैं। और जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी टाइप की कीवर्ड को रिसर्च करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फंडामेंटल यही है कि आपको कीवर्ड रिसर्च टूल से ऐसे कीवर्ड्स को, ऐसी क्वेरीज को फिगर आउट करने की कोशिश करनी, या मैं आज के टाइम से बताऊं तो ऐसे इंटेंट को फिगर आउट करने की कोशिश करनी है जिसकी सर्चेस ज्यादा हो रही हैं और उसके ऊपर कंपटीशन कम हो। थोड़ी सी कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी आपको करनी पड़ेगी कि जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट करना चाहते हैं उनके ऊपर कॉम्पिटिटर्स ने किस टाइप से कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तो ये भी समझ में आ जाएगा कि उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए आपको कितना कंटेंट लिखना है। जब तक आप कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि जिन टाइप के कीवर्ड्स या क्वेरीज को मैं कैटर करना चाहता हूँ उनके ऊपर कॉम्पिटिटर ने कितनी डेप्थ में कंटेंट लिखा है, जब उसकी आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अब उसके बेसिस पर या उससे बेहतर जो है वो कंटेंट कैसा लिखा जाए, जिसके बेसिस पे आपके भी जो ब्लॉग है वो रैंक करे और लोग उसको पढ़ें और अल्टीमेटली अगर कन्वर्जन वगैरह कराने का आपका ऑब्जेक्टिव तो वहां से कन्वर्जन हो, या ब्लॉग से अगर ट्रैफिक कहीं और डाइवर्ट करना है तो वहां से आप कर पाए। तो जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका आंसर ये कि फंडामेंटल यही रहते हैं कि आपको हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को पकड़ना है और जिनमें कंपटीशन कम हो ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ना है। और साइबर सिक्योरिटी टॉपिक पे भी वही रूल्स जो है वो लागू होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी लोग क्वेरीज वगैरह कर रहे हैं उसको कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू आप फिगर आउट करने की कोशिश करें और उसके ऊपर ब्लॉग लिखें। आरबी का क्वेश्चन है, सर मैं नेपाल से हूं, मैंने आपके वीडियोस देखकर एसईओ सीखा और अभी एक एजेंसी में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी और भी एडवांस एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर्ली सीखना है, स्पेशली ऑफलाइन मेंटरशिप के थ्रू। अगर आप फ्यूचर में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हो तो कब करोगे, प्लीज ये मुझे बताएं, मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूं। देखो, एक हमारा ऑफलाइन कोहर्ट हुआ था बट उसके बाद हमने ऑफलाइन कोहर्ट नहीं लिया, बिकॉज जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑनलाइन भी सिखाया जा सकता है। तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। ऑफलाइन में क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, बड़े अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं हमारे शहर में आकर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पहला कोहर्ट जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया था। उसके बाद उस कोहर्ट को हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। व्हाट आई बिलीव इज कि 90% 95% चीजें हम ऑनलाइन के थ्रू दे पा रहे हैं और वो एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज भी है। आप अपने शहर से या दूसरी जगह से आप इस शहर में आएंगे ऑफलाइन केवल पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा मेक सेंस करता है। अगर आपको एडवांस एसईओ सीखना भी है तो जो हमारा एडवांस एसईओ का कोर्स है उससे आप चीजें सीख सकते हैं। डोंट थिंक कि ऑफलाइन अगर आकर आप सीखेंगे तो बहुत कुछ अलग ही दुनिया से जो है वो चीजों को सीख जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जैसा आपने बताया कि आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको और बेहतर तरीके से चीजें सीखना है तो कोर्स से अच्छा है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं अगर वहां पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करें जहां पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, अच्छी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एडवांस एसईओ सीख जाएंगे। ये टर्म जो है ना, एडवांस एसईओ, बिना मतलब का फैलाया हुआ टर्म्स है, कोर्सेज वगैरह को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप एसईओ को फंडामेंटली
सही कर लेते हैं वही आपके लिए एडवांस एसईओ, ऐसा कुछ एडवांस नहीं है। जो फंडामेंटल चीज़ है वही एक प्रोजेक्ट के ऊपर को अप्लाई होती हैं और वही होती रहेंगी और उन्हीं फंडामेंटल चीज़ों को अप्लाई करके आप रैंक कर पाएँगे, आप एईओ कर पाएँगे, आप जीओ कर पाएँगे। सारी चीज़ें उन्हीं फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आज भी आप देखेंगे ना कि आपके एआई ओवरव्यूज़ वगैरह में पेजेस रैंक हो रहे हैं, पेजेस साइट हो रहे हैं बेसिकली, वो सारे के सारे पेजेस वो पेजेस होते हैं 80 टू 90% पेजेस वो होते हैं जो पहले से टॉप 10 में या टॉप 15 में रैंक करे। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटली एसईओ वही है जो ट्रेडिशनल एसईओ हम करते आ रहे हैं। हाँ, एआई की वजह से थोड़ा-सा जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हुई है, आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हुई है, आपकी रिसर्च प्रोसेस और बेहतर हुई है। बट जो फंडामेंटल्स वो तो वही है, जो गूगल की गाइडलाइंस है वो तो वही है। ऐसा तो नहीं है कि गूगल ने बोल दिया कि अब एआई से एसईओ करोगे तभी जो है वो आपकी वेबसाइट्स रैंक होंगी, राइट? सुफियान का क्वेश्चन, सर आई completed your Google Ads advanced course and free YouTube learning almost a year ago. Since then, I have been working on 2-3 freelance projects for around 8 to 10 months. Even after this time, I still don't feel fully confident in optimization. My campaigns give average result but not strong performance, which makes me overthink and doubt my decisions. When I watch optimization videos, everything seems clear, but when I apply it myself, I start second guessing. Most of my projects had small budgets, around 8 to 10 clicks per day, विच ऑल्सो लिमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सही कहा, जो मुझे अभी तक की प्रॉब्लम लगी आपके कमेंट को पढ़ के, वो लिमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी की ही प्रॉब्लम है। 2-3 प्रोजेक्ट से कुछ भी आप बड़ा जो डिसीजन है वो नहीं ले पाएंगे। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर गाइडेंस ऑन हाउ कैन आई बिल्ड रियल कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव माई ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स विदाउट कॉन्स्टेंटली डाउटिंग माई सेल्फ। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन नेक्स्ट संडे चर्चा। देखो, अगर आप बिगिनर हो और शुरुआत से ही आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने की कोशिश करोगे कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट से ही सब कुछ सीख लूंगा, तो ठीक है, अगर प्रोजेक्ट्स आपके ठीक चल रहे हैं तब तो ठीक होता है। बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अभी आप हो कि भाई ठीक है, हम काम भी कर रहे हैं बट रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है ना, तो वहाँ पर फ्रीलांसर्स का दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है और आप डाउट अपने ऊपर करने लगते हो। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर अभी आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, चीज़ें अभी नई-नई सीखी हैं, तो आप टीम सेटिंग्स में काम करने की कोशिश करें। आप ऐसी कंपनी में, ऐसी एजेंसी में काम करें, जहाँ पर आप लोगों के साथ काम करें। आपके कोई सीनियर हो, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो वो आपको बता सके, आपके पास अपॉर्च्युनिटी हो। सो एज़ अ टीम जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एनर्जी लगाते हैं ना, आपको समझ में भी आ रहा होता है कि मेरा क्या इनपुट है इसमें। तो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में ना ये प्रॉब्लम हमेशा आपको रहेगी और आप हमेशा सेल्फ डाउट करते रहेंगे। तो कोशिश करें अच्छी जॉब करें, अच्छी जॉब के थ्रू ये सारी चीज़ों को सीखें। उसके बाद जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाए, चीज़ें आपको समझ में आने लगें और आपको पता हो कि नहीं, मैं अब ना प्रोजेक्ट्स को क्रैक कर लूँगा और मेरे पास एक इकोसिस्टम है। मुझे पता है क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाती है, उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताई है कि फ्रीलांसिंग किन लोगों के लिए सक्सेसफुल है, जो एक्चुअली कंसल्टेंट लेवल पर है, उनके लिए फ्रीलांसिंग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। एक पर्सन जो 1-2 साल की जॉब करता है और उसको लगता है कि उसके बाद वो फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छा कर लेगा करियर में, ऐसा नहीं है। जो अच्छी कंपनीज़ है ना, वो उन फ्रीलांसर्स को अपॉर्च्युनिटी देती हैं, उन फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट्स को अपॉर्च्युनिटीज़ देती हैं जिनको अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर लेट्स से 5 साल जो है वो काम किया हुआ है। उसने वहाँ पर टीम हैंडल करी, सारी चीज़ें करी। अब कंपनी उसको एज़ अ फ्रीलांस कंसल्टेंट हायर करना चाहेंगी। क्यों हायर करना चाहेंगे? क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस है कि भाई ठीक है, हमारी इंटरनल टीम के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आप आओ, बिकॉज़ आपने इतने चैलेंजेस को सॉल्व किया होगा, आपने टीम के साथ काम किया होगा, आपने एसओपीज़ बनाई होंगी, आपने प्रोसेसेस बनाई होंगी। तो अब आप हमारे साथ आओ और ये हमारी प्रॉब्लम्स, हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप जो हमारी मदद करो। अगर आप एक एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे हैं, बस आपको कैंपेन चलाने आते हैं, बेसिक सी चीज़ें करनी आपको आती हैं, उसके बेसिस पे आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा कर जाऊँगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो रीज़न मैंने आपको बताया वो वही रीज़न है, बिकॉज़ अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे नहीं। आपको वो लो क्वालिटी वाले क्लाइंट्स मिलेंगे जो आपको हमेशा जो है परेशान करते रहेंगे और इसी टाइप से आप सेल्फ डाउट जो है वो करते रहेंगे। 300, 400, ₹500 का पर डे का बजट आप मैनेज कर रहे होंगे। तो उसमें क्या ही आप सीखेंगे और क्या ही स्ट्रैटेजी जो है वो आप लगाएँगे। अगर एक दिन ₹50, ₹100 ज़्यादा खर्च हो गए तो वो भी आपको परेशान कर देंगे, आज इतना बजट क्यों खर्च हो गया? ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है, मैंने सालों से देखी है, यही सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो पहले अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, कुछ चीज़ों को क्रैक करें, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। मैं उस एजेंसी के अंदर था, मैंने प्रोसेस बनाई, मैंने सिस्टम्स बनाए और एजेंसी में भी ना प्रोसेसेस और सिस्टम्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप एंटर तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर ही करेंगे, 6 महीने, साल भर आप अपने आप को पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पर प्रूव करते देखो। जब भी आप प्रोफेशनली कहीं भी काम करें, आप खुद का बिजनेस करें, आप जो है वो किसी इन हाउस टीम के साथ काम करें, आप एजेंसी के साथ काम करें, लाइफ में हमेशा ना आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत
पड़ती है और ये पड़ती रहेगी। हर स्टेज पे आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपको किसी कंपनी का फाउंडर भी बना दिया जाए ना, उस स्टेज पे भी आपको अपने आप को प्रूव करना है कि भाई इस कंपनी का रेवेन्यू लेट्स से आज 5 करोड़ है, कल को आपको 10 करोड़ बनाना है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एज़ अ फाउंडर आप फेल कर गए। तो ये मत सोचिए कि आप फ्रीलांसर बन गए या आप फाउंडर बन गए तो आप सक्सेसफुल हो गए, राइट? एट एवरी स्टेप आपको कुछ ना कुछ प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। छोटे लेवल पर है, छोटे लेवल पे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े लेवल पर है, बड़े लेवल पर आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने इतने डिटेल में इसीलिए लिया बिकॉज़ जो बिगिनर्स हैं, मेरे चैनल को जनरली बिगिनर्स देखते हैं, जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों में मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा डिटेल में लिया हुआ है। हाउ टू रिफ्रेश अवर ब्रेन बिकॉज़ व्हेनेवर आई सिट ऑन माय डेस्क, आई फील लाइक अ ज़ॉम्बी हू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अच्छा ठीक है, जहाँ तक मुझे आपके क्वेश्चन से समझ में आ रहा है प्रोडक्टिविटी का इश्यू है, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन है। देखो, मैं अपनी आदत बताता हूँ, जब भी मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं कि अगर मेरा ये काम नहीं कंप्लीट होगा तो मैं उठूँगा नहीं। ये टारगेट आपके अर्ली बेसिस पे हो सकते हैं, डेली बेसिस पे हो सकते हैं। मेरे तो ये टारगेट रहते हैं, मेरे वीकली बेसिस के टारगेट रहते हैं, डेली बेसिस के टारगेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कोई नई चीज़ सीखनी है, तो मैं डिसाइड कर लेता हूँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे रहता है, कभी-कभी मैं डायरी में लिख लेता हूँ या बैक ऑफ द माइंड मेरे रहता है कि मेरे को ना आज ये चीज़ सीखनी ही है या इस टॉपिक का कंटेंट मेरे को बनाना ही बनाना है। फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई वीडियो बनाना है, उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि इस शिफ्ट में मैं जब बैठा हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये दूसरे लोग भी आपको सजेस्ट करेंगे। वो बेसिक डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें अपने आस-पास से हटाएँ। ये जनरली होता है, मेरे साथ भी होता है क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, तो एकदम से ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा हूँ या कुछ कैंपेन बना रहा हूँ, तो मेरे सामने कोई नोटिफ़िकेशन आया, अब मैं वो देखने लगा या इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ टाइम पहले मान लिया रील पोस्ट की थी, तो वहाँ पे चला गया कि चलो देखते हैं कितने व्यूज़ आ गए। यूट्यूब के जो स्टूडियो उसमें चला गया देखने, एनालिटिक्स देखने लगा। तो जब आप मल्टीपल काम करते हो तो दिमाग इस तरीके से भागता है। ठीक है, कभी आप नोटिफ़िकेशन देखने लगोगे, कभी आप किसी काम पे स्विच करोगे, कभी आप किसी काम पे स्विच करोगे। तो इसका कोई सेट रूल नहीं है, ये आपको ही थोड़ा-सा डिसिप्लिन्ड जो है वो रहना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए धीरे-धीरे ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। तो जो आपने पूछा था रिफ्रेश योर ब्रेन, जो मेरा तरीका है, वो मैंने आपको बता दिया। मुझे सबसे अच्छा ये रहता है कि आप थोड़ा-सा अपना गोल सेट कर लें और जब तक वो आपका गोल कंप्लीट ना हो, तब तक आप अपनी डेस्क से ना उठें। थोड़ा-सा पेन आपको लेना पड़ेगा। खालिद एसईओ करके आईडी, इनका क्वेश्चन, सर अगर मैं फ्री में डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना हो तो कौन-सी वीडियोज़ रिकमेंड करेंगे आप? जो मैंने शुरुआत में अभी एक कमेंट के आंसर में बताया था ना, कि वो मैं वीडियोज़ आपको बता दूँगा कौन-कौन से वीडियोज़ हैं। उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर और शायद गूगल शीट वगैरह भी मेंशन्ड है कि किन प्लेलिस्ट को, किन कोर्सेज़ को आप पहले देखें। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक सो हेल्प आपको मिल जाएगी। हेलो सर, मुझे गूगल एड्स में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। राइट नाउ मैं 130 एक्टिव गूगल एड्स क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ। 130 गूगल एड्स क्लाइंट आप हैंडल कर रहे हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है। अब मतलब मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा तो नहीं कहीं टाइपो है आपका? ये 13 हो या 10 हो, 130 गूगल एड्स एक्टिव क्लाइंट्स बहुत बड़ा नंबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 130 एक्टिव गूगल एड्स क्लाइंट हैंडल कर रहा हूँ। मैं गूगल एड्स एजेंसी ओपन करना चाहता हूँ। इज़ दिस द राइट टाइम? आई हैव आल्सो परचेज्ड योर गूगल एड्स कोर्स। हाँ, बिल्कुल राइट टाइम भाई साहब। 150 क्लाइंट लेकर बैठे हैं आप अप्रॉक्सिमेटली और आप बोल रहे हैं कि मैं गूगल एड्स एजेंसी खोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपकी गूगल एड्स एजेंसी है, आप ये मान लें। तो जो भी प्रोसीजर्स वगैरह है उनको करें, टीम को बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छे खासे क्लाइंट्स आपके, इसको स्केल करने की कोशिश करें। जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनको भी स्केल करने की कोशिश करें। देखिए, एजेंसी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नंबर ऑफ क्लाइंट से ही स्केल करती है, वो एक डिफरेंट बिज़नेस मॉडल है। अगर आपके पास एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, तो उनके बिज़नेस को स्केल करके भी आप अपनी एजेंसी को स्केल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एजेंसी ओनर का या एक बिज़नेस ओनर का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि वो अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लेकर आए और अपनी टीम को एक्सपैंड करे, ओवरऑल अपनी कंपनी को ग्रो करे। यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके दोनों ही मॉडल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स को भी इंक्रीज करके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं और आप क्लाइंट के रेवेन्यू को भी इंक्रीज करके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। बट एजेंसी मॉडल ना एक लीनियर मॉडल होता है, इसको ध्यान समझना है। देखो, लीनियर मॉडल का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपके क्लाइंट बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी बढ़ते जाएँगे। कहने का मतलब जैसे-जैसे आपके क्लाइंट से आने वाला रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपके सैलरीज़ में और बाकी चीज़ों में आपके एक्सपेंसेस हैं, वो भी बढ़ते जाएँगे। तो वो चीज़ ना, वो ग्राफ आपका बहुत सही से प्लॉट होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आप एग्ज़ैक्टली कितना प्रॉफिट मार्जिन जो है, वो लेकर जा रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। वैसे ज़्यादातर एजेंसीज़ आज के टाइम में जो ऑपरेट कर रही हैं, वो बुटीक एजेंसी मॉडल के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। सीधी सी गणित है, कम लोगों के साथ जो है वो काम करिए बिकॉज़ स्केलेबिलिटी उतनी आसान नहीं है एजेंसीज़ के अंदर, स्पेशली उन एजेंसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, जो छोटी एजेंसी। ऐसे तो आप बहुत
बड़ी बड़ी एजेंसीज देखेंगे, एमएनसी एजेंसीज देखेंगे, बट उनका जो बिजनेस मॉडल वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कॉर्पोरेट्स उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके, 5-5 साल के, 4-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। शुरुआत में आपको उस टाइप के क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप उस वाले एजेंसी रेवेन्यू के मॉडल पे इतनी शुरुआत में जो है वो चले जाएंगे। तो जो चीजें मैंने बताई, अगर आप इनको थोड़ा ठीक तरीके से करेंगे तो आई थिंक सो आप अच्छे से गूगल एड्स एजेंसी जो है वो स्टैब्लिश कर पाएंगे। सर, आई एम 25 years old. I'm working in a digital marketing agency for past 1.6 years. I mainly handle SEO projects, and since December I've also started working on Google Ads and Meta Ads. Although I studied PPC during my course, I recently began handling real projects. One of my friends shifted from SEO to PPC and suggested that PPC has better growth and earning opportunities. I'm confused about whether I should continue in SEO or shift completely to PPC. Please guide me on what would be better for my long-term career growth. सर, इन हाउस एक्सपीरियंस और एजेंसी एक्सपीरियंस विच इज बेटर? इन हाउस और एजेंसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा कि इन हाउस में किस तरीके से काम होता है और एजेंसी में किस तरीके से काम होता है। एक बिगिनर के लिए किसको किन सिनेरियोज में चूज करना चाहिए, तो वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि पीपीसी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं या एसईओ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, दोनों में ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। आप किस जगह पे हो उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पीपीसी में काम कर रहे हो या एड्स में काम कर रहे हो, बट आप ऐसी एजेंसी के अंदर काम कर रहे हो जहां पर प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, बहुत ही लो क्वालिटी प्रोजेक्ट, आपको सीखने को ही नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पीपीसी फील्ड में होने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज आप वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से एसईओ में भी ऐसा होता है कि अगर आप ऐसी एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर एसईओ के प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, या इस टाइप के एसईओ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है, या क्लाइंट्स को ना तुरंत का तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वहां पर आप क्या सीखोगे? एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बहुत कुछ कंटेंट वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कुछ स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी फाउंडेशन और बेस बनाने में काफी टाइम लगता है। बट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मिलियंस का ट्रैफिक है और जिनके ऊपर मिलियन पेजेस हैं। अब आप समझिए एक एक पेज को बनाने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी स्टडी, कितनी रिसर्च करी गई होगी कंटेंट क्लस्टर्स वगैरह को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉपर्ली कंटेंट क्लस्टर्स कैसे बनाए जाएं, और रेगुलरली टीम उन सारी चीजों के ऊपर काम करती रहती है। तो अगर आप ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिनको एसईओ पे विश्वास है, जिनको पता है एसईओ कैसे काम करता है, जिनके पास प्रॉपर टीम है, जिनका कंटेंट फ्रेमवर्क अच्छा है, जिनकी रिसर्च अच्छी है, डेफिनेटली वहां पर आप एसईओ में भी ग्रो कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एसईओ डेड हो गया है, जब तक गूगल के ऊपर लोग सर्च करते रहेंगे तब तक हमारे और आपके जैसे लोग वहां पर अपने कंटेंट को रैंक कराने की कोशिश करते रहेंगे। वो स्वरूप बदलता रहेगा, कभी ट्रेडिशनल एसईओ की बात होगी, कभी एआईओ में रैंक करने की बात होगी, कभी यूट्यूब एसईओ की बात होगी, कभी ऐप स्टोर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी। तो ये शब्द बदलते रहते हैं, बट फंडामेंटल वही है कि जहां पर भी ट्रैफिक है वहां पर्सन अपना जो कंटेंट है वो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरीकों से दिखाना चाहता है। तो ऑर्गेनिकली दिखाना चाहता है तो एसईओ की बात जो है वो हो जाती है। वैसे इन जनरल अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूं तो हाँ, आज के टाइम में थोड़ा सा ऐसा जरूर है कि पीपीसी में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे जो नए स्टार्टअप्स हैं, नई कंपनीज हैं, नई एजेंसीज हैं, उनको भी ऐसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं वो पीपीसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। क्लाइंट्स भी चाहते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर, पीपीसी के ऊपर पहले काम हो, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट मार्केट फिट वगैरह टेस्ट करना है। अब पता चला किसी का नया प्रोडक्ट, लेट्स से फोन है, मैंने आज लॉन्च किया। अब आप खुद ही सोचो, मैं वेबसाइट बनाऊं, वेबसाइट बनाने के बाद मैं उसको रैंक कराने की कोशिश करूं, रैंक कराऊं, मैं 6 महीने 1 साल लगाऊं रैंक कराने में, उसके बाद मेरे को पता चले कि यार मेरा मोबाइल ही ठीक नहीं था, मतलब मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं था, तो आप समझ रहे हो ना कितना टाइम और एनर्जी खराब हुई। तो लोग क्या करते हैं, लोग पीपीसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एड्स रन करते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट का वैलिडेशन लेते हैं और आगे अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। लोगों के पास समय कम है, इसलिए पीपीसी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि एसईओ में पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर आपने सुना होगा कि भाई ठीक है, एजेंसीज़ अब एसईओ के प्रोजेक्ट्स नहीं ले रही हैं, पीपीसी के ज़्यादा ले रही है, बिकॉज़ बिज़नेसेस उस टाइप के हो गए। पर जो लोग एसईओ कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, या जो कंपनीज़ एसईओ करा रही हैं, वो अच्छा करा रही हैं। आई थिंक सो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो गाइज़ ये थे इस संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस। कोशिश करी गई 8-9 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के लिए जा सकें। हर हफ्ते संडे को ही 8 एम पर हम इस वीडियो को पब्लिश करते हैं, जहां पर पिछले संडे चर्चा के कमेंट सेक्शन में जो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करी जाती है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप लोग क्वेश्चंस तो करते हो, मतलब कमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस तो करते हो। अब उन क्वेश्चन का आंसर ना मैं 1 हफ्ते बाद दे पाता हूँ। तो मैं रिकमेंड क्या करूंगा या मैं सिखाऊंगा क्या आपको कि अगर आप चैट जीपीटी से या एआई से या खुद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो भी आपके लिए बेहतर जो है
वो होगा। मेरा इंतज़ार करोगे 1 हफ्ते बाद मैं आंसर दूँ, ठीक है आंसर मिल जाएगा आपको। बट आप समझो ना चीज़ें इतनी फ़ास्ट चल रही हैं। आप 1-1 हफ्ता अगर वेट करोगे एक क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो मैं तो हमेशा आपको यही सिखाऊँगा कि तुरंत जाओ चैटजीपीटी वगैरह पे अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डालो, क्योंकि अब तो चैटजीपीटी काफ़ी पर्सनलाइज़ करके आपको आंसर दे देगा अपनी सिचुएशन, चीज़ें अगर आप बताओगे तो पर्सनलाइज़ करके आपको आंसर दे देगा। शायद मेरे आंसर की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। बट फिर भी मैं हमेशा की तरह संडे चर्चा के क्वेश्चंस का आंसर करता रहूँगा। पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।